वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। चलिए, बैंक की एबीसीडी के लेक्चर सीरीज में सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा बैंक क्या है। कोई बता सकता है बैंक क्या है? बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। वेरी गुड, बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। एक बैंक क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया का फिलहाल, ठीक है। और एक पॉइंट निकल के आया हमारा, ये तो बैंक का क्या है? स्टेटस है। और इज ए काइंड ऑफ कंपनी, ठीक है। और ये जो काइंड ऑफ कंपनी है, दिस इज व्हाट काइंड ऑफ कंपनी? बैंकिंग। देखो, कंपनी क्या है? बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग कंपनी। ऐसे ही कंपनी क्या है? फाइनेंशियल कंपनी और नॉन फाइनेंशियल कंपनी। भाई, कंपनी का स्टेटस हो गया फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। अब हमने कहा जी फाइनेंशियल है, फिर हमने कहा वही कंपनी क्या है? बैंकिंग या नॉन बैंकिंग, तो बैंकिंग कंपनी है। और कुछ फंक्शन पे बात करते हैं। भाई, क्या करेगी? क्या करेगी बैंक? प्रोवाइड्स लोन्स। पैसा कहाँ से लाएगी? हाँ, तो प्रोवाइड लोन से पहले क्या होगा? पैसा लाना है, तो क्या होगा? एक्सेप्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एक्सेप्ट मनी एज, कैसे? डिपॉजिट। किन से? पब्लिक से, फ्रॉम पब्लिक। एंड लैंड करेगी किसको? टू पब्लिक। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ अ बैंक। बात समझ में आ गई? तो बैंक की परिभाषा क्या है? टू एक्सेप्ट मनी फ्रॉम पब्लिक एंड लैंड टू द पब्लिक। प्राइमरी काम है। अब बोलते हैं साहब बैंक में ड्राफ्ट बनता है, तो उसमें तो ये काम नहीं हो रहा। ये क्या है? एडिशनल सर्विसेज है। लेकिन जो बैंक सिर्फ ड्राफ्ट बनाता हो वो बैंक नहीं माना जाएगा। वो उसके लिए क्या है? एक सर्विसेज है, प्रोडक्ट है उसके, ठीक है। ये भी बात क्लियर हो गई कि बैंक ये करेगा। अब ऐसा करना, बैंक को ऐसा करने के लिए कहाँ बोला गया? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे इंपॉर्टेंट है कि पहले जो है बैंक आया या पहले बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया? पहले बैंक आया। देखो, हमेशा पहले चीज़ें जनरेट होती हैं। अब मेरे माइंड में कोई चीज़ आई, मैंने जनरेट कर दी, चलने लगा। अभी क्या हुआ? अचानक क्या हुआ? पता लगा बहुत गड़बड़ हो गई। तो जैसे ही गड़बड़ हुई तो किसके कान खड़े हो गए? सरकार के। अब सरकार क्या करेगी? उसको रेगुलेट करने के लिए कोई प्रोविज़न बनाएगी। और जो प्रोविज़न या रूल्स गवर्नमेंट अपने लोकसभा और राज्यसभा में पास कर देती है, या स्टेट की गवर्नमेंट विधानसभा में पास कर देती है, तो वो एक्ट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? और जो सेंट्रल से पास होते हैं वो सेंट्रल के एक्ट, और जो स्टेट से पास होते हैं वो स्टेट के एक्ट। दोनों के एक्ट होते हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी एक्ट, उत्तर प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट, जो भी है। अच्छा, अभी आजकल एक एक्ट की नाम चल रही है, मोटर व्हीकल एक्ट। ये स्टेट का एक्ट है, सेंट्रल का? सेंट्रल का एक्ट है, लेकिन इसमें स्टेट को कुछ पावर्स दे रखी हैं। जैसे अभी जुर्माने की बात आई, कई स्टेट ने क्या करा? रिड्यूस कर दिया, हाफ कर दिया, या हटा दिया, या नहीं लगाया, ठीक है। तो स्टेट का भी इसमें थोड़ा, तो ये बात समझ में आ गई। तो बैंक पहले बन गए थे, लेकिन उनके रेगुलेशंस के लिए फिर क्या बने? एक्ट बने। अच्छा, ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, जिसका नाम क्या होता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब का है ये? 1949 का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो इससे पहले भी कोई बैंकिंग एक्ट चलता था इंडिया में जो बैंकिंग को सपोर्ट करता था? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। ऑफ इंडिया एक्ट कब का है ये? 1934। हाँ, ये भी ध्यान रखना, 1934। तो इंडिया में बैंकिंग के सबसे दो बेसिक एक्ट कौन से हैं? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934।
अच्छा, अब हम यहीं से बात करते हैं, क्या इन दोनों कानून से बैंक चल रहे हैं या कुछ कानून और हैं? क्वेश्चन आ जाएगा कि आउट ऑफ दीज विच एक्ट इज नॉट रेलिवेंट विद द बैंकिंग सिस्टम। जैसे मैं बात करूं PMLA एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, तो PMLA एक्ट है, क्या वो बैंकिंग से रिलेटेड है या नहीं है? डेफिनेटली है। तो अब मैं वो सारे एक्टों के नाम लिख रहा हूं जो क्या है, बैंकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो 2 एक्ट लिख दिए मैंने। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं 3rd एक्ट, NI एक्ट। क्या है NI एक्ट? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब कई बार ये नेगोशिएबल वर्ड जो है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट यंत्र होता है, बिल्कुल ठीक। बैंकिंग में इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जो बैंकिंग के इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, फाइनेंशियल टूल्स। टूल्स क्या नाम बताओ? हाँ, मतलब इसको मैं बोलूँगा जिसकी ऐसी कोई स्क्रिप्ट मीन्स समथिंग इज रिटन इन अ पेपर विच हैज़ अ फाइनेंशियल वैल्यू। ऐसा कोई कागज़ जिसकी वर्थ हो कुछ। कागज़ देखा, अच्छा जी 10 करोड़ का कागज़ है, तो वो क्या है? नहीं, इंस्ट्रूमेंट है भी, सुन लो। जैसे FDR, लेटर ऑफ क्रेडिट, बॉन्ड, डिवेंचर, शेयर्स, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, ये सब क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हमने कौन सा बोला? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं जो इस एक्ट में लिखे हुए हैं? समझे बात में कि इस एक्ट में जिन इंस्ट्रूमेंट की जिक्र किया हुआ वो नेगोशिएबल है, अदरवाइज और नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। और इसका सबसे सिंपल आंसर है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है? नहीं है। नहीं, फिक्स रहता नहीं, बात है, अभी बताऊं उसका लॉजिक। अच्छा, अब यहाँ नेगोशिएबल का मतलब क्या है? मोल भाव करना? बिल्कुल नहीं। टू डील विद, उससे डील कर लेना। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को बैंक डील कर रहा है तो नेगोशिएबल है, लेकिन साथ साथ उसका नाम इस एक्ट में भी लिखा होना चाहिए। बेसिक बात करूं मैं तो चेक, कौन सा? चेक, ड्राफ्ट, ठीक है, पे ऑर्डर और बिल ऑफ एक्सचेंज, ये कॉमन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको बैंक इस एक्ट के तहत डील करता है। और बाकी सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, शेयर, डिबेंचर, गोल्ड सर्टिफिकेट, वो क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, और इसके साथ साथ आजकल एक वर्ड और बढ़ गया है, ECS। अब देखो ECS क्या है? ECS कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट है। वर्चुअल मीन्स इंटरनेट पे। इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, जिसमें कंप्यूटर पे चल रहा है मामला। वो हर महीने कंप्यूटर से एक मैसेज आता है, बैंक वाले उसी मैसेज के डिपेंड पे क्या है, अकाउंट डेबिट करते हैं और वहाँ पहुँचा देते हैं। तो कोई कागज़ नहीं है यहाँ पे। तो ECS के भी डिफ़ॉल्ट पर इसका वो है। ठीक है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक बात तो ये बोल रखी है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है। ठीक है, दूसरा उनकी हैंडलिंग के रूल दे रखे हैं। क्या दे रखे? इसी एक्ट में बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी और कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि कस्टमर उनको हैंडल करेगा तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, बैंक उन्हें हैंडल करेगा तो क्या क्या चीज़ में ध्यान में रखनी है। पेनल्टी अगर पड़ेगी तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग पड़ेगी, और अगर एक आदमी ने चेक काट दिया और चेक बाउंस हो जाए तो उसमें क्या सज़ा मिलेगी वो भी यहीं पे लिखा गया है। ठीक है, अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है इस बार के एग्जाम में आ जाए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में चेक बाउंसिंग होने पर कितने साल तक की सज़ा हो सकती है? अभी चेंज हुआ है, 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने, पहले ये 6 था, बहुत पहले। उसके बाद 1 हुआ, अब ये 2 साल हो गया है। कितना हो गया? 2 साल। 2 साल तक की सज़ा चेक बाउंसिंग होने पे हो सकती है, लेकिन शर्त है एक, वो चेक किस लिए दिया गया हो? लायबिलिटी का हो। किसका हो? लायबिलिटी का मतलब कोई आपकी देनदारी बनती हो। ऐसा नहीं आपका दोस्त आया उधार मांगने कि यार मुझे 1 लाख रुपए दे दे, उसने अपने खाते का 1 लाख का चेक दे दिया और कल को बाउंस हो गया और तुम्हें लटका दिया उसने। नहीं लटका सकता, क्योंकि उसको साबित करना पड़ेगा ये चेक काहे का दिया उसने,
तो लोग क्या करते हैं, कोई स्टैम्प पेपर पे लिखवा लेते हैं, या कुछ लोग क्या करते हैं पहले पैसा अपने खाते से देते हैं और फिर उससे चेक लेते हैं और वो चेक फिर बाउंस हो जाता है, तब वो क्लेम कर सकते हैं। तो कुछ लिमिट है, ऐसा नहीं कि चेक अब मान लिया आपने LIC का चेक दे दिया और वो बाउंस हो गया और LIC कंपनी घर बैठा लेगी आपको, नहीं। केवल वो लोग जिनकी देनदारी है, कौन सी, खासकर से लोन वाली या उधारी वाली। बेसिकली अगर दोस्त ने पैसा लिया है, उधार लिया है और उसने आपको चेक दिया और आपने चेक लगाया और बाउंस हो गया तो सजा के लिए लायक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्लियर हो गया पूरा। आगे बढ़े। अच्छा, अगला कोई एक्ट का नाम बताइए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट आजकल चल रहा है PMLA। क्या चल रहा है? PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। कब का है एक्ट? 2002 का। इस क्वेश्चन में से कई बार एक GK क्वेश्चन आता है और IAS तक के एग्जाम में आता है कि व्हेन दिस एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड, इट वाज फॉर्म और पास्ड इन 2002। इम्प्लीमेंट मतलब कब से लागू होगा, और इसका आंसर 90% बच्चे गलत देके आते हैं, 5 है इसका आंसर। पास हो गया लेकिन सरकार ने कुछ समय दे दिया कि नहीं अभी से नियम, जैसे ये मोटर व्हीकल एक्ट है 2-3 महीने पहले पास हो गया था शायद, लेकिन अगस्त में हो गया था। कब से चालू है? 1 सितंबर से। तो इतना समय दे दे तो आगे ज़्यादा भी मिल सकता था। ठीक है, तो उसको इम्प्लीमेंट करना या एक्टिवेट करना सरकार के पास होता है, PMLA। और इस एक्ट की खास बात पता है क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? अगर एक शब्द पूछा जाए, मनी, व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी। अच्छा, ब्लैक मनी क्यों कहते हैं? तो उस पे टैक्स बेस उस पे टैक्स नहीं दिया जाता, ये तो पैसे की जो चलो मैं बताता हूँ। ऐसा कोई इनकम जो गवर्नमेंट की निगाह में नहीं है, चाहे वो टैक्सेबल हो या और उसकी डीलिंग चल रही है, तो अधिकतर वो लोग जो टैक्स के दायरे में आते हैं वही ये काम करते हैं। जो लोग टैक्स के दायरे में नहीं आते तो उनके लिए वो सब वाइट है। ठीक है, क्या दिक्कत है? अगर मेरे पास 100 रुपये रखे हुए कोई बात नहीं, अगर वो 2 करोड़ रुपए रखे हुए तो बात है कि वो कहाँ से आए, सही इनकम से आए या आए तो आप दिखाओ कहाँ दिखाए थे आपने। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है कि ऐसे बेनामी ट्रांजैक्शंस का लेन देन होना। ठीक है, तो वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। और इसमें प्रिवेंशन बिल्कुल इस तरह है। कभी आपने देखा टोबैको डे होता है? कब होता है, किसी को याद है? मई में? मेरे ख्याल से तो टोबैको डे कभी नहीं होता। हाँ है ठीक है, नो टोबैको डे। तो वो इसी तरह कुछ वर्ड्स प्रिवेंशन नेगेटिव वर्ड है ना। एक्टिवेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नहीं है, प्रिवेंशन ऑफ। तो एक्ट 2 तरह से होते हैं, एक चीज़ों को रोकने वाले और एक चीज़ों को करने वाले। ठीक है, PMLA। और किसी एक्ट का नाम बताइए। इस PMLA में एक खास बात है, क्वेश्चन आता है KYC सुना? आजकल खूब सुन रहे हैं, आपके भी अकाउंट होंगे बैंक से आता है, ये KYC नहीं हुई है पूरी, नो योर कस्टमर। तो ये भी जो है इसी का देन है। किसका? PMLA। यहीं से ये बात सब शुरू हुई। जब से ये एक्ट आया तब से कोई भी ट्रांजेक्शन्स के लिए नाम, पता, ठीक है, फोटो, ये सब लेना जरूरी हो गया, आधार वगैरह। ठीक है, KYC में आजकल एक बहुत बड़ा नाम चल रहा है E-KYC। E-KYC में क्या होता है, आप अपना पेन नंबर डालते हैं, उसके साथ उसकी फोटोकॉपी, स्कैन कॉपी अपलोड कर देते हैं। तो वहाँ जो बैठा होता है ऑपरेटर, वो पेन नंबर से सरकारी रिकॉर्ड से देख लेता है क्या नाम लिखा हुआ, और उस कागज़ में दे, अच्छा हाँ वही नाम लिखा हुआ, आधार कार्ड, DL, जो भी कुछ है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कार्ड है, तो वो नंबर आजकल सरकार के पास होते हैं, डेटा, उससे पहचान लेते हैं। E-KYC बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ये तो E-KYC का आजकल जमाना चल रहा है। ठीक है, तो अगला एक्ट मैं लिख रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या लिख रहा हूँ? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिंपल सी बात है, बैंक और आपके बीच में सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं। बैंक और आपके बीच में सारे एक्शंस क्या हैं? कॉन्ट्रैक्ट। आप जो भी काम कर रहे हैं वो क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत कर रहे हैं। आप उसे कस्टमर बने, कॉन्ट्रैक्ट है। क्या कॉन्ट्रैक्ट है? आप कस्टमर बन गए तो जब भी आप जमा करने जाएंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट है। आप निकालने जाएंगे तो वो देगा, कॉन्ट्रैक्ट है। मैं चेक जमा करूंगा, जमा करेगा। दीज आर ऑल आर कॉन्ट्रैक्ट। और इसके साथ साथ में लोन के कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऐसे ही आपको इनके सन वगैरह ज़्यादा याद नहीं करने, लेकिन एक बेसिक समझ रखनी है।
पार्टनरशिप एक्ट, क्योंकि बैंक जब डील करता है फर्मों से तो उसके पास पार्टनरशिप के वो आते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप के अलावा लिमिटेशन एक्ट कौन सा आता है? अब लिमिटेशन का मतलब क्या है? लिमिटेशन एक्ट का मतलब 1963 का है। लिमिटेशन एक्ट का मतलब है कि कोई भी काम होने के बाद कितने समय तक हम कोर्ट में जा सकते हैं। पता लगा मेरे परदादा से किसी ने 10,000 रुपये लिए थे और आज मैं कोर्ट चला गया, साहब उन्होंने लिए थे, लिखा हुआ भी है, मिल गया मेरे को, तो कोर्ट कहे भाई इतनी पुरानी बात नहीं सुनूंगा मैं, तो लिमिट, आमतौर पर ये लिमिट 3 साल, ज़्यादातर केसों में कितनी होती है? 3 साल। कंज्यूमर कोर्ट के केसों में ये 2 साल और कहीं कहीं ये 1 साल होती है, जैसे ओम्बड्समैन में अगर आप शिकायत करते हैं। तो लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है? हर चीज़ की कानून में लड़ाई लड़ने की एक सीमा है। अगर आपको किसी से कोई ग्रीवांस है तो उतने समय के अंदर आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब लिमिटेशन एक्ट के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्या? फेमा। फेमा एक्ट किस काम है? 1999। अभी बताता हूँ मैं आपको। हाँ, ये जो फेरा था, जो 93 आपको कन्फ्यूजन में बता देता हूँ, ये है तो 49 का एक्ट फेरा। 1973 में से बहुत सारे चेंजेज आए थे, इसलिए लोग 73 याद करते हैं, लेकिन असलियत में फेरा बदल गया कब? 1999 में। कैसे? फेमा के नाम से, और ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ 2000 से। भाई एक्ट पास हो गया, अब पार्लियामेंट है, हो सकता है वो जनवरी में पास कर दे, हो सकता है वो नवंबर में पास कर दे। तो अब नवंबर में मान लिया पास कर दिया, लेकिन उसके लिए फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए एक सुटेबल टाइम होता है। आमतौर पर कब होता है वो? 1 अप्रैल से, अधिकतर ऐसा करते हैं ना, तो उतना टाइम वेट करना पड़ता है फिर, ठीक है। और एक है इंश्योरेंस एक्ट। कौन सा? इंश्योरेंस एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा। बैंक अश्योरेंस इंश्योरेंस एक्ट में आएगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, फेमा के अंदर, हाँ अच्छी बात पूछी आपने, फॉरेन एक्सचेंज वर्ड होता है, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज वर्ड के लिए एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो मैं लिंक करूंगा आपको, उसमें बेसिक व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज करके समझाया गया। बेसिकली समझ लो, जब भी फॉरेन करेंसी या फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की डीलिंग होती है किसी इंडियन करेंसी या किसी फॉरेन करेंसी के साथ, तो उसके रूल्स क्या होंगे ये, प्लस आप विदेश जाएंगे तो कितना फॉरेन करेंसी ले आ सकते हैं, विदेश से आएंगे तो कितना ला सकते हैं, लाएंगे तो किस अकाउंट में रखेंगे, ये सब चीज़ें क्या है इसमें। ये आपका बहुत बड़ा सिलेबस है। जैसे अकाउंट होते हैं, FCNR अकाउंट, NRE अकाउंट, NRO, ये क्या है? सब फॉरेन एक्सचेंज के अकाउंट, और आपके क्वेश्चंस में सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अच्छा सर, अभी रैंकिंग निकली है किसमें? हाँ, हमारा जो 9 कितना? 9th रैंकिंग आई है। क्या पूरा बताओ रैंकिंग क्या निकली? एक्चुअली में वो निकाली गई किसके पास सबसे ज़्यादा फॉरेन रिजर्व है, कंट्रीज में से निकाली गई थी। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा रिजर्व किसके पास है? US के पास, चाइना के पास है। US को चिंता नहीं है, सब उसी का रखे हुए हैं, हाँ, सब में डॉलर रखे हुए हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कौन रखेगा? जिसको विदेश जाना होगा। भाई हम लोगों की ज़रूरतें कहाँ से पूरी होती हैं? अधिकतर विदेश से होती हैं। तो हमें क्या चाहिए? तेल खरीदना है तो डॉलर चाहिए, राफेल खरीदना है तो डॉलर चाहिए, फाइटर प्लेन तो सब डॉलर चाहिए, ठीक है। हाँ, चाइना ने क्या कर रखा है कि हर कंट्री का फॉरेक्स रखा हुआ है। अब एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, अगर मान लिया मेरे वहाँ चाय पत्ती खूब पैदा होती है और दुनिया में कहीं नहीं पैदा होती, और विदेशी मेरे को पैसे भेज रहा है, तो मुझे वो चीज़ देनी पड़ेगी अगर मेरे अपने इस्तेमाल से ज़्यादा है तो। ट्रेड में मतलब एग्रीमेंट है। तो ऐसी तेल का है, तो कोई चीज़ अगर है आपके पास और पैसे में देने को तैयार है तो आप मना नहीं करोगे। फिर ऐसा हो सकता है हम तो दुकान में कहते हैं भाई तुमको नहीं देंगे, तुमको दे देंगे। पड़ोसी तो कर सकता है, गली मोहल्ले कर सकता है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में ये प्रैक्टिस WTO के जो रूल्स हैं उसमें नहीं कर सकते हम, ठीक है। उसमें बिल्कुल बाहर के लोगों की एंट्री और हम लोगों को वहाँ जाने की परमिशन ये अलाउड है। तो फॉरेन एक्सचेंज से क्लियर होगी बात, ठीक है।
अच्छा, इंश्योरेंस एक्ट में क्या सब बताया गया? जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। और बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे मैं बोल दूंगा खाली, हिंदू मैरिज एक्ट, क्योंकि जब हिंदू के अकाउंट बैंक में खुलते हैं तो उसमें जब वो किसी की डेथ हो जाती है उसका पेमेंट कैसे कैसे होगा वो एक्ट में लिखा। ऐसी एक सक्सेशन एक्ट है। सक्सेशन का मतलब कि आपके बाद आपका वारिस कौन होगा, ठीक है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों है? कंज्यूमर्स के राइट टू प्रोटेक्ट। क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री क्या है? कंज्यूमर बेस्ड है, ठीक है। और रिकवरी के मामले में अगर कहें बहुत इंपॉर्टेंट नाम मैं लिखूं तो सरफेसी एक्ट। कौन सा सुना आपने? कभी सुना होगा, आपने बहुत सुना होगा कि सरफेसी का एक्ट है, ठीक है। पहले इतना ही से सुनो जरा। सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है, एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। एनफोर्समेंट, इन्फोर्समेंट का मतलब क्या था? इन्फोर्समेंट का मतलब होता है कि जो कानून में कहा गया उसको इम्प्लीमेंट कराना, लागू करवाना। किस चीज के इन्फोर्समेंट को कराना? सिक्योरिटी इंटरेस्ट को। किसको? सिक्योरिटी इंटरेस्ट से मतलब ये है, बैंक जब लोन देता है तो कुछ आपसे क्या लेता है? सिक्योरिटी। उस सिक्योरिटी पे बैंक का इंटरेस्ट का मतलब ब्याज नहीं, बैंक का लगाव हो गया उससे। क्यों? क्योंकि उसने आपको पैसा दे रखा है, ठीक है। तो क्या क्या हुआ इसकी डेफिनेशन? सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ, बल्कि इसमें एक छोटी सी मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन है ये, सॉरी, 2002 का एक्ट है। एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सिक्योरिटी का जो जुड़ाव है उसके बैंक का, उसको लागू करवाना, ठीक है। ये वही वाले एक्ट है जो मतलब जब कोई कस्टमर पैसे जमा नहीं करता है लोन के, हाँ वही है रिकवरी एक्ट, वही। उसमें कब्जा कर लेते हैं, कहते हैं बैंक कब्जा कर लेता है। अखबार में तो आजकल आता है, खूब इतना बड़ा नोटिस आता है, लिखा आता है कि इनकी संपत्ति हमने वो कर ली है करके, ठीक है। फिर है डीआरटी एक्ट। कौन सा एक्ट है? डीआरटी, डेट, DEBT, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डेट यानी ऋण यानी कर्जा, रिकवरी माने वसूली, और ट्रिब्यूनल माने प्राधिकरण। तो क्या है? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ये दोनों एक्ट बैंकों में काय के हैं? रिकवरी के बने हुए हैं, ठीक है। और नॉर्मल जो है सिविल कोर्ट के एक्ट भी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया साहब, वो सब तो लागू होता ही है, क्योंकि बैंक एक पर्सन है एज ए कंपनी, और आप लोग पब्लिक भी एक डिपॉजिटर, उसका क्या है? कंसर्न है। तो ये जो एक्ट हैं ये हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री को क्या करते हैं? स्ट्रेंथन करते हैं, मतलब उसको स्मूथली चलने के लिए सपोर्टिव एक्ट हैं सारे। एक्ट बहुत सारे हैं, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट है, तो क्या मोटर व्हीकल एक्ट बैंकिंग इंडस्ट्री में कहीं लागू होता है? होता है। जब आप कार फाइनेंस कराते हैं तो उसमें जो आरटीओ नाम लिखता है तो एक्ट में ही है वो, कि कोई फाइनेंसर होगा तो उसका नाम आप उसमें जोड़ दें। एक बार मोटर व्हीकल एक्ट में ही बोला गया है गाड़ी अगर ली जाएगी तो उसका इंश्योरेंस होगा, जरूरी करवाओगे आप। ऐसा नहीं बैंक वाले ने कहा तुम इंश्योरेंस छोड़ देना तुम्हें सस्ती पड़ जाएगी गाड़ी। तो वो लिंक्ड हैं कुछ बातें, ठीक है। तो ये हमने क्या बताया कि बैंकिंग इंडस्ट्री का जो पूरा चल रहा है सिस्टम वो कैसे चल रहा है? इनसे चल रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो जैसे हमने बैंकिंग का बताया था ना, बेसिक चीज़ें क्या बताई थी? डिपॉजिट और एडवांस बताया था, उसके क्वेश्चंस करते हैं हम लोग।